देखिए, लास्ट लास्ट वीडियो हमारा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का देखे थे। ठीक है, उसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक किए थे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो हमने देखा था। अभी उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल देखा था कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया रहे तो हम जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से कि अब जैसे कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला है तो उसका यहाँ पे कंपोजिशन दिया जाता है। कंपोजिशन कहने का मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या और भी कोई एलिमेंट हो, तो उनके परसेंटेज मास कंपोजिशन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि एक कंपाउंड है जिसका कुछ परसेंटेज मास दिया गया है। जैसे a compound contains 4.07% हाइड्रोजन एंड 24.27% कार्बन। ठीक है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं जिनमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और तीसरा एलिमेंट हमें दे रखा है क्लोरीन। क्लोरीन की परसेंटेज कितनी है? 71.65%। तो टोटली यहाँ पे तीन एलिमेंट दिया है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। Its molecular mass is 98.96%। तो कहता क्या है कि what are its empirical and molecular formula। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम एक टेबल फॉर्मुलेट करेंगे, हम एक टेबल यूज करेंगे और उस टेबल के जरिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। तो टेबल क्या है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमको दिए गए हैं। तो एलिमेंट यहाँ क्या क्या है हमारे पास? एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, उसके बाद है कार्बन और फिर क्लोरीन। उसके बाद उन एलिमेंट्स की क्या परसेंटेज दी गई है। परसेंटेज यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज बाय मास हम कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मास परसेंटेज दिया गया है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास है 4.07%। उसके बाद कार्बन है हमारे पास 24.27% और क्लोरीन है 71.65%। तीसरा जो कॉलम होता है, तीसरा कॉलम एटॉमिक वेट का कॉलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एटॉमिक वेट लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं एटॉमिक रेशियो। ठीक है, एटॉमिक रेशियो। तो एटॉमिक रेशियो क्या है? एटॉमिक रेशियो इज इक्वल्स टू होता है परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि ये जो भी हमें एटॉमिक रेशियो देखने को मिल रहा है वो क्या होता है? परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। परसेंटेज क्या दिया है? तो परसेंटेज यहाँ पे मास दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन जो है, ये तीनों एलिमेंट किस मास परसेंट में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे कि हमको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा वेट है, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमें वेट दे रखा है या मास दे रखा है। वेट अपॉन, इसे हम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेशियो होगा इसे हम क्या कहेंगे कि ये नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स W/M होता है। तो M की जगह हम क्या लेते हैं? यहाँ पे एटॉमिक वेट ले लेंगे। तो एटॉमिक रेशियो बेसिकली क्या होना चाहिए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिक रेशियो क्या लेंगे? परसेंटेज मास बाय एटॉमिक वेट। अगर इसे इस तरीके से लिखा जाए, सपोज कीजिए इसे मैं A लिख दूं, ठीक है, और ये हमारा B होता है, तो एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा? A/B। ठीक है, तो एटॉमिक रेशियो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब एटॉमिक रेशियो कैसे लिखें? तो 4.07/1 इज इक्वल्स टू 4.07। देन कार्बन के लिए क्या होगा? 24.27 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 2.02। ठीक, उसी के बाद अगर क्लोरीन को लिखे तो कैसे लिखेंगे? 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5
5 इज इक्वल्स टू 2.02। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मतलब एक्चुअल में हम कह सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। किसे कैसे लाए, तो परसेंटेज बाय मास को डिवाइड करके, यहाँ जो परसेंटेज बाय मास हमको दिया गया है इसे डिवाइड कर दिया हमने किससे, एटॉमिक वेट से। तो हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मतलब कितने मोल्स किसके हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मोल्स है, देन कार्बन के कितने मोल्स है, क्लोरीन के कितने मोल्स है। अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि जो भी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं या एटॉमिक रेशियो हमारा जो भी यहाँ पे आया है वो पॉइंट्स में है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसे हम हर किसी को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 4.07 हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक रेशियो आया, कार्बन का 2.02 है और क्लोरीन का भी 2.02 है। तो हम ये देख सकते हैं कि क्लोरीन और कार्बन का जो एटॉमिक रेशियो है ये सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो या सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा है उससे हर किसी को डिवाइड करेंगे। तो 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02। ठीक है, ये हमको कितना देगा, ये हमें मिलेगा 2। उसके बाद 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, ये आ जाएगा 1। और क्लोरीन के लिए क्या करेंगे, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, ये भी कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिंपल रेशियो हमारा आया है हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1, तो ये 3 एटम्स हैं। ठीक है, कार्बन के 1, क्लोरीन 1 और हाइड्रोजन के 2, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स आपस में इस तरीके से जुड़ रहे हैं। मतलब कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है और 1 क्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2 और ये Cl, ये हमारा आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब वापस से एक बार क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे हमको हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई थी, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज दी गई थी और क्लोरीन की परसेंटेज दी गई है। उसके अलावा हमें मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया गया है 98.96 ग्राम। तो उससे पहले हम क्या कर लें, हम निकाल लेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कार्बन का 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 2 प्लस क्लोरीन के लिए 1 इंटू 35.5। तो ये कितना आ जाएगा फिलहाल, ये आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 35.5। तो ये कितना मिलना चाहिए हमें, 49.5। ठीक है, 49.5। तो यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वो इंटीजर निकालना है, n निकालना है, जिससे हम बेसिकली इसे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसे यहाँ से हटाया जाए, डिलीट किया जाए, बाकी को हम रखते हैं अपने लिए। तो इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, बाकी हम एम्पिरिकल फार्मूला मास को रखेंगे क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला मास इंपॉर्टेंट है और इसी से हम आगे चलेंगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या देख सकते हैं कि तो हमने पढ़ा था कि n इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया गया है, 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। ठीक है, अब ये कितना आता है डिवाइड करके वो एक बार देख लें। तो 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आता है 1.999। तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 2 लिखेंगे, मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो
अब हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो n क्या है हमारे पास 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यहाँ मिल जाएगा C2H4 और Cl2। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने एक टेबल देखा, टेबल में हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज क्या है। ठीक है, और उसके बाद उनका एटॉमिक रेशियो कितना आता है, फिर सिंपल रेशियो कितना आता है। तो जो सिंपल रेशियो हमको आएगा वही हमारा यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला के लिए नंबर ऑफ एटम्स देता है। फिर हमने क्या देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या आ रहा है, तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, फिर हमने एम्पिरिकल फार्मूला का मास कैलकुलेट किया जो हमें 49.5 के आसपास आया। फिर हमने वहां से n कैलकुलेट किया, n जो हमारा नंबर ऑफ इंटीजर है, मतलब कितने एटम्स होंगे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए इंक्लूड होंगे, तो वो हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देखने को आया, C2H4Cl2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है।